जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत मोटिवेशनल होने वाली है। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। इंसानों के साथ साथ इस दुनिया में जो जानवर हैं उनको किस तरह ट्रीट किया जाता है। मुझे एनिमल्स का शौक था बहुत अर्ली रिटायरमेंट लेने के बाद। फिर मैंने ये डॉग्स के लिए एक शेल्टर बनाया। ह्यूमंस के लिए तो एम्बुलेंस सर्विसेज 1122 सब कुछ मिल जाता है आपको, लेकिन एनिमल्स के लिए कुछ भी नहीं है। जो आधे से ज़्यादा हमें कॉल्स हैं दिन में आती हैं, वो रेस्क्यू से ज़्यादा लोग ये कह रहे होते हैं कि हमारे घर के बाहर कुत्ते आ गए तो आप इनको उठा के ले जाएं। पहली कोशिश यही करते हैं कि इंजर्ड और डिजीज जो है उनको प्रायोरिटी दें। हुकूमती सतह पे तो किसी किस्म की कोई ऐसा मॉनेटरीली या फाइनेंशियल सपोर्ट तो नहीं है। मेरी जो पेंशन आती है मैं कोशिश करता हूँ उसका भी कुछ हिस्सा मैं इसके लिए मुख्तस कर दूँ। जो कोई टर्मिनल डिसेबिलिटी किसी को नहीं है, अगर किसी का टांग या बाजू कट चुका हुआ है तो वो तो फिर हम बाहर उसको नहीं छोड़ सकते। तकरीबन 5 लाख के करीब तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ के बिल्स और यहाँ की रनिंग कॉस्ट हम निकाल के तो हमारा इतना एक्सपेंडिचर होता है। आपको नहीं पसंद आप इनको बेशक हाथ मत लगाएं, खाना मत दें, बट इनको नुकसान मत करें। जिसको अल्लाह ताला ने एबिलिटी दी है जानवरों के लिए कुछ करने की, वो जानवरों के लिए करे। जिसको अल्लाह ताला ने एबिलिटी दी है इंसानों के लिए करने की, वो इंसानों के लिए करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। और आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत मोटिवेशनल होने वाली है। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। इंसानों के साथ साथ इस दुनिया में जो जानवर हैं उनको किस तरह ट्रीट किया जाता है, वो कोई डॉक्टर गनी इकराम से सीखे। आखिर वो क्या काम कर रहे हैं, कौन सा इतना एहसन इक़दाम कर रहे हैं जिसको सदका जारिया कहा जाए तो कम ना होगा। आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, सबसे पहले मुझे अपने बारे में बताएं कि आपने किस तरह ये काम स्टार्ट किया, क्या काम है और कौन है आप? जी मैं बेसिकली मैंने 20 इयर्स मिलिट्री में सर्व किया एज अ पायलट। उसके बाद मैंने रिटायरमेंट ले ली बीच में, क्योंकि मुझे एनिमल्स का शौक़ था बहुत और मैं बचपन से ही पेट्स वगैरह रखता था। तो मैंने ये सोचा था अपनी सर्विस के दौरान ही कि कोई ना कोई इंसान को ऐसा काम करना चाहिए कि आप पोस्ट रिटायरमेंट आपकी कोई ना कोई ऐसी यूटिलिटी हो कि आप अपनी कम्युनिटी को वापस सर्व कर सकें और आप कुछ दे सकें। तो उसके लिए फिर मैंने अपनी मेडिसिन की जो स्टडीज़ थी उनको कंटिन्यू रखा और अर्ली रिटायरमेंट लेने के बाद फिर मैंने ये डॉग्स के लिए एक शेल्टर बनाया। और ये इस्टेब्लिशमेंट मैं तकरीबन 2017 में मैंने पहली रेज़ की थी रवात में, और उसके बाद फिर मैं इसको शिफ्ट करके इस्लामाबाद में ले आया, क्योंकि इस तरह की कोई फैसिलिटी पिंडी इस्लामाबाद में नहीं थी। ह्यूमंस के लिए तो एम्बुलेंस सर्विसेज 1122 सब कुछ मिल जाता है आपको, लेकिन एनिमल्स के लिए कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए मैंने फिर सोचा कि एटलीस्ट एक फैसिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पे आप इंजर्ड और डिजीज़्ड एनिमल्स को ला के ट्रीट कर सकें और रिहेबिलिटेट कर सकें। तो फिर तकरीबन आज से तकरीबन 1 साल पहले 2020 में मैंने जो है वो इस्लामाबाद में इसको री इस्टेब्लिश किया रवात से मूव करके, और तब से हम अपनी सर्विसेज इस्लामाबाद और पिंडी दोनों शहरों में प्रोवाइड कर रहे हैं। सर, स्ट्रीट डॉग्स के लिए तो कभी नहीं सुनते हम लोग, इनके लिए भी लोग काम करते हैं। चलते फिरते जो है वो एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, या वहीं पे जो जब मर जाते हैं तो वहीं पे गल सड़ जाते हैं। तो इस किस्म की सोच आपके दिमाग में कैसे आ गई? कभी सोचा नहीं है कि मतलब स्ट्रीट डॉग्स के लिए काम करना? क्योंकि पाकिस्तानी हम नेशन है ना, तो वो एक मेंटालिटी हमारी शायद इस तरह की बन गई। जी बिल्कुल आपने सही कहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें आता ही है कि जो आधे से ज़्यादा हमें कॉल्स हैं दिन में आती हैं, वो रेस्क्यू से ज़्यादा लोग ये कह रहे होते हैं कि हमारे घर के बाहर कुत्ते आ गए हैं तो आप इनको उठा के ले जाएं। तो हम उनसे ये सवाल करते हैं कि हम इनको उठा के कहाँ ले जाएं, बिकॉज बेसिकली तो हमने इनका एरिया इंक्रोच किया है। ये सारी विल्डरनेस जितनी भी यहाँ पे सेक्टर्स बनने से पहले, हाउसिंग स्कीम से पहले थी, इसमें ये यहाँ पे हमसे पहले के रह रहे हैं, और हमने आके बेसिकली सब लेवलिंग करके और प्लॉटिंग करके और हमने यहाँ पे घर बना दिए हैं, और हमने उनकी जगह को बेसिकली हम उसकी इंक्रोच कर रहे हैं। तो ये अब हमें समझ नहीं आती कि हम कहाँ लेके जाएं, बिकॉज हम कोशिश हमारी होती है कि हम पहली कोशिश यही करते हैं कि इंजर्ड और डिजीज़ जो है उनको प्रायोरिटी दें, उनको लेके आएँ, उनका ट्रीटमेंट करें और उसके बाद उनको रिहेबिलिटेट करें। लेकिन जब हमने उनको छोड़ना होता है कहीं पे, तो फिर यही प्रॉब्लम आ जाता है। हमें देखना पड़ता है कि कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ पे लोग इनको पॉइजन कर दें या शूट कर दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा केसेस इस्लामाबाद पिंडी में होते हैं कि जब से हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि आपने इनको शूट नहीं करना, आपने इनको पॉइजन नहीं करना, तो तब से लोगों ने अपने ओन के ऊपर पॉइजन करना स्टार्ट कर दिया। फिर वो बताते किसी को नहीं है और पॉइजन कर देते हैं। तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा जो है वो प्रॉब्लम होता है कि हम इनको अगर उठाएं लोगों के घरों के बाहर से तो कहाँ लेके जाएं, और अगर हमने इनको रीलोकेट करना है ट्रीट करके रिहेबिलिटेशन के बाद, तो हम इनको कहाँ रिहेबिलिटेट करें। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस मुझे सॉरी मैं आपकी बात कट कर रही हूँ, मुझे ये बताएं कि जब आप इनको ले के आते हैं फिर यहाँ से ज़ाहिर है इनका मेडिसिन जितना भी खर्चा वर्चा होता है वो किस तरह से जो है वो पूरा हो रहा है आपका? कोई आपको हुकूमती सतह पर कोई सपोर्ट मिल रही है, कुछ इस तरीके का है?
नहीं जी, हुकूमती सतह पे तो किसी किस्म की कोई एज सच मॉनेटरीली या फाइनेंशियल सपोर्ट तो नहीं है। बस एक थोड़ी बहुत शाबाश एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल से मिल जाती है। वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, मैं कहूँगा वो एटलीस्ट ये कि वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं। बस यही है। तो हमें इसको मैनेज करने के लिए एक तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस जो भी मेरी अर्निंग होती है मैं उसको डायरेक्ट कर देता हूँ सारे फंड्स को इस तरफ। दूसरा मेरी जो पेंशन आती है मैं कोशिश करता हूँ उसका भी कुछ हिस्सा मैं इसके लिए मुख्तस कर दूँ। तो इस तरह से चीज़ चलती है। बाकी डेफिनेटली एक मेजर पोर्शन 50% के करीब लोग डोनेट करते हैं तो फिर ये चीज़ चलती है। बिकॉज हाँ जी, बिकॉज हमने ये एक इतनी बड़ी इस्टेब्लिशमेंट भी रन करनी है, इसके बिल्स, यूटिलिटीज़ और इसमें जो खाना पकता है, जो इनकी डेली फीडिंग होती है, गैस यूज़ होती है, बिजली यूज़ होती है, हमने वो सब भी पे करना होता है। और उसके साथ साथ जो डेली बेसिस पे हमारे ट्रीटमेंट के केसेस आ रहे होते हैं उनकी जितनी भी मेडिसिन और सर्जरीज़ की कॉस्ट है हमने वो भी बेयर करनी होती है। तो वो एक अकेले बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है। डेफिनेटली एज ए कम्युनिटी उसको लुक आफ्टर करना पड़ता है। अच्छा, मुझे बताएं कि अप्रॉक्सीमेटली कितने डॉग्स यहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स हैं, कितनों का इलाज कर चुके हैं? जी, मैं ऑलरेडी अब अगर आप देखें पिछले 5 साल में तो तकरीबन 2 से 2,500 केसेस डील कर चुका हूँ। और अभी यहाँ पे इस वक्त आपको 100 के करीब मिलेंगे, जिसमें पपीज़ थोड़े से ज़्यादा हो गए हुए हैं बिकॉज ये अभी लास्ट एक ब्रीडिंग सीज़न गुजरा है। उसके बाद से पपीज़ के केसेस ज़्यादा हैं और ये इस सीज़न में स्केबीज़ जो स्किन की इन्फेक्शन है वो बहुत कॉमन होती है, तो उसके केसेस आपको भी फ़िलहाल सबसे ज़्यादा नज़र आएंगे। तो ऑलमोस्ट एक 100 के करीब हैं जो भी इस वक्त अंडर ट्रीटमेंट है यहाँ पे, जो कि क्लिनिक से इब्तदाई ट्रीटमेंट के बाद यहाँ पे आके अभी अपनी रिहेबिलिटेशन का फेज़ गुजार रहे हैं। बिकॉज फॉलोअप में भी इनको 15 से 20 दिन 25 दिन लग जाते हैं। अच्छा, रिहैब के बाद क्या होता है कि क्या आपके पास इतना स्पेस है कि वो रिहैब के बाद भी यहाँ पर जो है वो रह सकते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है इतने सारे डॉग्स हैं, तो अगर बाहर से कोई गुजर भी रहा होगा तो वो इन्हें देख के उसकी यही कोशिश होती होगी कि इनके साथ जो है वो अंदर चला जाए। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। कोशिश हम यही करते हैं कि जो ठीक होते जाते हैं, जो कोई टर्मिनल डिसेबिलिटी किसी को नहीं है, अगर किसी का टांग या बाजू कट चुका हुआ है तो वो तो फिर हम बाहर उसको नहीं छोड़ सकते। या अगर किसी को कोई ऐसी डिजीज़ है कि वो बाहर अपना खुद से अपनी खुराक ढूंढ के नहीं खा सका, वो फिर उसकी मजबूरी है, वो यहीं रहेगा। लेकिन जो ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल 100% फिट हो जाते हैं डिस्चार्ज के लिए, उनको फिर हम वैक्सीनेट करके और न्यूट्र करके, वो एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसके बाद वो आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो वो करके और टैग करके कॉलर डाल के वैक्सीनेट करके फिर हम उनका एक डॉक्यूमेंट बना के और उनको हम रिलीज़ कर देते हैं किसी सेफ लोकेलिटी पे, जहाँ हमें पता हो कि कम्युनिटी ऐसी है कि एटलीस्ट इनको खाना डाल देगी, और खाना नहीं भी डालती तो कम से कम पॉइजन नहीं करेगी। अच्छा, मुझे बताएं लोगों का रिएक्शन कैसा था? क्योंकि जैसे कि मैं पहले बात कर चुकी हूँ कि पाकिस्तानी नेशन है तो उस तरीके से इतना सीरियस नहीं लेते, स्पेशली स्ट्रीट डॉग्स को तो कोई सीरियस नहीं लेता। जी, बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते। और लोगों का जो है वो हमें ज़्यादातर यही हमें लोगों की बात सुनने को मिलती है कि यहाँ पे इंसान मर रहे हैं तो आप इंसानों के लिए क्यों नहीं कुछ करते, और जानवर जो हैं वो तो किसी प्रायोरिटी में आते ही नहीं है। तो मेरा उन सबको यही जवाब होता है कि जी देखें, जिसको अल्लाह ताला ने एबिलिटी दी है जानवरों के लिए कुछ करने की, वो जानवरों के लिए करे। जिसको अल्लाह ताला ने एबिलिटी दी है इंसानों के लिए करने की, वो इंसानों के लिए करे। अब मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़ाहिर साथ साथ कुछ ना कुछ इंसानों के लिए भी प्रोवाइड करूँ, बट ये कि मेरा एक मेजर फोकस जानवरों के ऊपर है, बिकॉज ये भी हमारी सोसाइटी का, हमारी कम्युनिटी का और हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा है। और अगर हम इनको लुक आफ्टर नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए इन्वायरमेंटल हैजर्ड बन जाएंगे। बाहर के मुल्कों में ये पूरी केस स्टडीज़ हैं कि आपने स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन जो होती है, बर्ड्स की पॉपुलेशन होती है, इसको आपने बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करना होता। अगर आप इसको इरेडिकेट कर देंगे तो आपके लिए बहुत सारे इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स बन जाएंगे। और बाहर के मुल्कों को, अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ को देखें तो उनमें तो अच्छा खासा इनको ट्रीट किया जाता है बिल्कुल। और हमारे मुल्क में जो है वो मैं अगर एक बात कहूँ पर्सनली तो हमारे मज़हब में भी बहुत है जानवरों के साथ जो है वो हुस्न सलूक। इंसानों के साथ तो हुस्न सलूक कहा जाता है, लेकिन जानवर भी ज़ाहिर है एक ऐसी मखलूक है जिसके साथ जो है वो नरम रवैया एटलीस्ट रख लेना चाहिए। चलते फिरते जो है वो इन्हें शूट कर देना, बहुत सारे ऐसे वाक़यात अक्सर औक़ात सुनने में। जी, बिल्कुल मेरी भी लोगों से यही रिक्वेस्ट होती है कि चलें एटलीस्ट ये कि अगर आप इनको खाना नहीं डालना चाहते, आप थोड़े से रिलक्टेंट हैं, वो लोग कहते हैं जी हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको कुछ कह ना दें, तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि जानवर कभी भी आपको जो है वो कभी भी आपको कॉल आउट नहीं करता या आपकी तरफ कभी भी अटैक नहीं करता जब तक कि आप उसको पोक ना करें। तो हम एज ए नेशन आप अभी तक अपने बच्चों को यही नहीं सिखा सके कि आपने जानवर को कुछ नहीं कहना। आप वैसे ही देखें, बच्चों का रवैया ये होता है कि वो पत्थर उठा के मारना शुरू कर देते हैं। आप उनसे पूछें, मैं बच्चों से पूछता हूँ कि आप इनको क्यों मार रहे हैं, तो उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। तो हम जो है वो एज ए नेशन, ये हमारा फेलियर है कि हम अपने बच्चों को ये तालीम नहीं दे सके कि ये हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा है। और हमारे दीन में, हमारे मज़हब में भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा सख्ती है कि आप इनके साथ बुराई ना करें। अगर आपके पास लेबर एनिमल है तो आप उसके पानी का, खाने का ख्याल रखें, उसको प्यासा ना रखें। ये तो मतलब आपको 1001 एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी कि आप इनके साथ बुरा सलूक नहीं कर सकते। आपको पसंद नहीं है तो वो एक अलग बात है, आप उनके नज़दीक मत जाएँ, आप उनको कुछ ना कहें, बट आप उनको नुकसान मत पहुँचाएँ। एक बात ये भी है कि बहुत सारी
सारी चीज़ों से हम डरते हैं कि हमसे बहुत सारे सवालात होंगे, तो ज़ाहिर है ये भी मखलूक है, इस दुनिया में किसी मकसद के लिए आई होगी, तो इसके बारे में भी ज़रूर सवाल होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि मंथली कॉस्ट कितनी आती है आपकी तकरीबन? ज़ाहिर है इतने सारे जिस तरह बता रहे हैं कि अच्छे खासे आपके पास डॉग्स। ये सिर्फ इस इस्टेब्लिशमेंट को रन करने में तकरीबन हमारी 4 से 5 लाख खर्चा तो सिर्फ इस इस्टेब्लिशमेंट को रन करना है, जिसमें आपने तकरीबन 90 से 100 के लगभग कुत्तों को डेली आपने फीड करना है 2 टाइम पे। अब गर्मी आ गई है तो उसमें हमें एडिशनल इनको दही और लस्सी भी देनी पड़ती है, क्योंकि उसके बगैर ये सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये तकरीबन 5 लाख के करीब तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ के बिल्स और यहाँ की रनिंग कॉस्ट हम निकाल के तो हमारा इतना एक्सपेंडिचर होता है। फिर डिपेंड करता है कि बाकी हमारे पास डेली बेसिस पे 2-3-4 केसेस डेली बेसिस पे हिट एंड रन के आ रहे होते हैं, डिस्टेम्पर के, पार्वो के आ रहे होते हैं, तो वो लगभग मिला के हमारा 9 से 10 लाख महीने का खर्चा इस पूरे अफेयर को रन करने में लग जाता है। इसमें बहुत कम पार्ट जो है वो फंड्स का है। जी, बहुत कम पार्ट फंड का होता है। लोग नॉर्मली इस तरह करते हैं कि अगर कोई केस हमें रेफ़र कर रहा है कि किसी ने सड़क पे चलते हुए कोई कुत्ता या बिल्ली ज़ख्मी देखी है, तो वो उन लोगों की अच्छाई ये होती है कि वो लोग रिपोर्ट करने के साथ हमें साथ कुछ फ़ंड्स प्रोवाइड कर देते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए। बट ये कि वो इतने तो काफ़ी होंगे कि उसका 4-5 दिन या 1 हफ़्ता हम ट्रीटमेंट कर लें, उसके कुछ एक्सरेज या ब्लड टेस्ट वगैरह रन कर लें। बट वो इतने नहीं होते कि हम उससे 15-20 दिन या 1 महीना या 1.5 महीना सर्जरी के केसेस को जो हैं हम संभाल सकें। तो वो डेफिनेटली फिर हमें खुद से कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। अच्छा, एक लाइटर सा क्वेश्चन कि जब आप इनके साथ इतना कर रहे होते हैं तो इनका क्या रिस्पॉन्स होता है? जी, इनका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये बहुत ज़्यादा वफ़ादार जानवर है और इंसानों से कहीं ज़्यादा इसमें अक्ल है और कहीं ज़्यादा वफ़ा है। और इनका रिस्पॉन्स आगे से बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव होता है कि मैं जब यहाँ से गाड़ी लेके निकलता हूँ तो ये कितनी देर तक मेरे पीछे जो है वो शोर करते रहते हैं और मेरी गाड़ी के पीछे कोशिश करते हैं। जो बाहर वाले कुत्ते होते हैं वो निकल के गेट के नीचे से मुझे चेज़ करते हैं। तो इससे ज़्यादा एक अच्छी चीज़ कोई भी नहीं हो सकती, बिकॉज़ इनका यही तरीका है कि ये आपको बता सकते हैं कि ये कितने ग्रेटफुल हैं। डॉक्टर साहब, कोई हमारी पाकिस्तानी नेशन को कोई अच्छा सा मैसेज इन ज़ाहिर है इन इस मखलूक की जो कम्युनिटी है इसको तो बहुत ज़्यादा जो है वो बिल्कुल लोग सीरियस लेते ही नहीं हैं, बहुत ज़्यादा महरूम है ये लोग। जी, मैं सब कम्युनिटी को सिर्फ़ और सिर्फ यही कहूँगा कि आप प्लीज़ इनको किसी किस्म का कोई नुकसान मत पहुँचाएँ। अगर आपके घरों के बाहर ये फिर रहे हैं तो ये अल्लाह ताला की मखलूक है, वो इनको खाना देने वाला है। आप अगर नहीं भी इनको फ़ीड करते या आप इनको खुराक प्रोवाइड नहीं भी कर सकते तो बेशक मत करें, बट इनको मारें ना, या इनको ये मत करें कि जी ये हमारे घर के बाहर क्यों है, क्योंकि ये क्यों वाला जो सवाल है ये वैसे भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक नहीं है और सोशल और कम्युनिटी और एनवायरनमेंट के लिहाज से भी ठीक नहीं है। ये बहुत सारे एनवायरमेंटल हैज़र्ड से हमें बचाते हैं। ये बहुत सारे ऐसे जरासीम हैं जो हम तक पहुंचने से ये रोक लेते हैं, जिसमें हमारा कचरा, हमारे गार्बेजेस वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, रोडेंट्स हो गए, चूहे हो गए, जिनकी पॉपुलेशन को ये कंट्रोल में रखते हैं। तो ये अल्लाह ताला के बनाए हुए इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। तो आप इनसे नफ़रत ना करें। आपको नहीं पसंद, आप इनको बेशक हाथ मत लगाएं, खाना मत दें, बट इनको नुकसान मत करें इनका, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपका अपना नुकसान है। बहुत अच्छा मैसेज है आपका। और जैसे आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी, हज़रत अली का कॉल, अगर मैं उसका मफ़हूम आपको बताऊँ गलत नहीं हो, तो उन्होंने कहा था कि दरियाए फ़रात के किनारे अगर एक कुत्ता भी, प्यासा कुत्ता भी जो है वो होगा तो उसका सवाल उनसे किया जाएगा। तो इस किस्म की बहुत सारी ऐसी मखलूक हैं जिनको हम लोगों ने पाकिस्तान में बहुत ये महरूमी का शिकार हैं। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनके जो ये कॉज़ है इसको ज़रूर सपोर्ट कीजिए अगर आप कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नंबर भी डाल देंगे। थैंक यू सो वेरी मच। और साफ डिजिटल से वक्त इतना ही। आपने मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।